379 सदस्यों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी सदस्यों और संविधान के मुख्य शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। सभापति महोदय, अभी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। हमारे विपक्षी लोग, खासकर कांग्रेस पार्टी, और उन्होंने अपने संबोधन में बार बार कहा कि उन्होंने बाबा साहब को बहुत सम्मान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उनको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। सभापति महोदय, पंडित नेहरू तो चाहते थे अंग्रेज विद्वान को या एक जर्मन विद्वान को। ये दो ऐसे थे जो पैसा लेकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखते थे। उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा कि जब हमारे पास इतना बड़ा विद्वान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो क्यों ना उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाए। और तब उनके हस्तक्षेप से बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। महोदय, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। उसमें एक की डेथ हो गई, 2 लोग बीमार हो गए, एक विदेश चले गए, और कुल मिलाकर के बाबा साहब ने सिंगल हैंडेडली भारत का संविधान लिखा है, जिसको अभी मैं सुन रहा था कि टी कृष्णचारी साहब ने जब उस पर दस्तखत करना शुरू किया, तब उन्होंने बाबा साहब के इस रोल को सराहा कि मुख्य रोल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। महोदय, अभी बहुत कुछ बोला गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं बाबा साहब ने जो अपने इस्तीफे पर भाषण दिया था 10 अक्टूबर 1951, उसका मैं कुछ अंश कोट कर रहा हूं जो उनकी व्यथा को व्यक्त करेगा। वो कोट है, इट इज नाउ 4 years 1 month 26 days since I was called by the Prime Minister to accept the office of the Law Minister of Cabinet. The offer came as a great surprise to me. I was in the opposite camp and had already been condemned by unworthy association with the interim government was formed in 1946. I was left to speculate what could have happened to bring about this change in the attitude of the Prime Minister. I had my doubts. I didn't know how I could carry on with those who have never been my friends. I had doubts as whether I could, as a law member, maintain the standard of legal knowledge and acumen which had been maintained by those who had preceded me as law minister, Government of India. Unquote. सभापति महोदय, ये बाबा साहब की जो व्यथा थी, उन्होंने जो कहा वो था जोगेंद्रनाथ मंडल के प्रति। जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव हुए, बाबा साहब बंगाल से, वहाँ से बॉम्बे से लड़े, कांग्रेस पार्टी ने सुनिश्चित किया कि बाबा साहब को हराया जाए। बाबा साहब को हरा दिया गया। जोगेंद्रनाथ मंडल जी उनको ले गए पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, और वहाँ से खुलना जेसोर सीट से बाबा साहब को जिताया गया। बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुँच गए। महोदय, जब देश का बंटवारा हुआ तो खुलना जेसोर सीट आसाम के बॉर्डर पर है, हिंदू बाहुल्य था। अगर उस समय कांग्रेस मांग कर सकती थी कि इसको भारत को दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया, एक साजिश के तहत, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी दे दी गई पाकिस्तान को, और बाबा साहब बना दिए गए मेंबर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये साजिश हुई है महोदय। उसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई, दबाव पड़ा, तब महाराष्ट्र से हमार जायकर की सीट खाली कराई गई, और तब बाबा साहब चुन करके संविधान सभा में आए, और गांधी जी के हस्तक्षेप से वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। और यहाँ हमारे कांग्रेसी भाई कह रहे थे तो हमने किया और बाबा साहब को सम्मान दिया, लेकिन बाबा साहब को इन्होंने कोई अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा महाराज। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ जोगेंद्रनाथ मंडल के बारे में। जब देश का बंटवारा तय हुआ तो जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने, जो आज की परिप्रेक्ष्य में भीम मीम की राजनीति है, उन्होंने कहा कि बाबा साहब, हमारे दलित इस्लामिक कंट्री में अच्छे रहेंगे, क्योंकि उनकी जो आज
कुछ इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि उनकी भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक हालत वही है जो हमारे दलितों के, वही मुसलमानों की है। बाबा साहब की बात वो नहीं माने, पाकिस्तान गए, जिन्ना ने उनको बनाया लॉ मिनिस्टर, लैंड लेबर मिनिस्टर। बाबा साहब यहाँ एक दलित भारत का लॉ मिनिस्टर, दूसरा दलित पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर। और उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तानी अपने एजेंडे पर आ गए। उनके वजह से, जोगन्नाथ मंडल की वजह से दलित जो थे वो पाकिस्तान में, खासकर पूर्वी पाकिस्तान में रुक गए। लेकिन जब बंटवारा हो गया तो सबसे ज़्यादा जो कत्लेआम हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, वो दलितों का हुआ है, वहाँ के नमो शूद्र और मतुआ का हुआ है। जब यह होता रहा, कत्लेआम होता रहा और लॉ मिनिस्टर के तौर पर मंडल जी इसको नहीं रोक पाए, तो वो महोदय 3 वर्ष 2 महीने में भाग आए। एक देश का लॉ मिनिस्टर भाग आया, कलकत्ता में आकर के वो रहे और गुमनामी में 5 अक्टूबर 68 को उनका देहांत हुआ। जब वो 8 अक्टूबर सन 50 को भागे तो दलितों में भगदड़ मची और उनको बसाया गया कहाँ? आसाम में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में भी हैं। मैं एक जिले का एसपी रहा हूँ 86 से 88, पीलीभीत, जहाँ इस समय 2.5 लाख दलित बंगाली हैं। उनको कांग्रेस ने कोई सुधि नहीं ली, उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। लेकिन 2019 में जब CAA बना, तब जाकर उन दलितों को भारत का जो नागरिकता मिली। और जितने भी नागरिकता धार्मिक आधार पर प्रताड़ित पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सब के लोग हैं, उनको मिली है, उसमें 70 से 75% नागरिकता उन दलितों को मिली है। जो सबसे ज़्यादा जो CAA का फ़ायदा हुआ है वो उपसभापति महोदय दलितों को हुआ है। अब बात आती है, फिर इन्होंने कहा कि बाबा साहब को हमने बनाया जिससे वो दलितों के लिए कुछ कर सकें, दलितों की हिमायत कर सकें, कुछ बना सकें। लेकिन बाबा साहब का जो रिजिग्नेशन लेटर है उसमें एक और आता, उसको मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता। उसमें उन्होंने कहा कि हमको कानून मंत्रालय दिया गया। मेरे पास कोई प्रशासनिक पद नहीं था। बाबा साहब चाहते थे उनको कोई प्रशासनिक पद दिया जाए, जिस प्रशासनिक पद को पाकर वो कुछ कर सकें। लेकिन उनको कोई प्रशासनिक पद नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कई मंत्रियों को 2-2, 3-3 मंत्रालय दिए गए। कोई मंत्री अमेरिका चला गया तो उसके एवज में दूसरे को दे दिया गया, लेकिन इंतजार करते रहे, उनको नहीं दिया गया। पंडित नेहरू ने कहा आपको देंगे हम प्लानिंग। बहुत दिनों बाद तो प्लानिंग बनी नहीं, और प्लानिंग बनी भी तो बाबा साहब का उसमें कहीं नाम नहीं था। तो ये व्यथा उनको इस तरह से किया गया, डिफंक्ट किया गया कि जिससे वो बहुत कुछ कर ना पाए। अब महोदय बात आती है कि दलितों के लिए वो करना चाहते थे, बैकवर्ड्स के लिए करना चाहते थे, लेकिन किस तरह से पग पग पर उनका विरोध हुआ, पग पग पर ऐसा परिस्थिति क्रिएट करी वो कुछ कर ना पाए। उसका एक और मैं बाबा साहब का इस्तीफा जो उन्होंने दिया था उसको मैं पढ़ रहा हूँ। द प्राइम मिनिस्टर होल टाइम एंड अटेंशन इज डिवोटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स। ये बड़ा कड़वा शब्द है पुष्पावती महोदय। द प्राइम मिनिस्टर्स होल टाइम एंड अटेंशन इज डिवोटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स। आई yield to none, not even to the Prime Minister, in my desire to give the Muslims of India the utmost protection and whenever they stand in need of it. But what I want to know is, are the Muslims the only people who need protection? Are the scheduled caste, scheduled tribe, and the Indian Christian not in need of protection? So far as I know, none of it. These are the communities which need far more care and attention than the Muslim. Unquote. ये था महोदय बाबा साहब का कि पंडित नेहरू का केवल अटेंशन था मुस्लिम्स और मुस्लिम। ये बाबा साहब की व्यथा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। इन्होंने अपने इस्तीफे में कहा, भाषण पर कहा था। महोदय उनका इस्तीफा का पत्र जो है
वो गायब हो गया है। ये कैसे हो सकता है, एक कैबिनेट मिनिस्टर इस्तीफा दे राष्ट्रपति को और वो गायब हो जाए? मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर एक जांच बैठनी चाहिए कि वो उनका इस्तीफे का पत्र बाबा साहब ने क्या क्या लिखा था उसमें इनका एक्सपोजर होता, और उन्होंने भाषण में तो कह दिया, शायद लिखित में और बहुत कुछ रहता हो, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच, हाँ सर प्लीज, अभी तक फिलहाल चलिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो उसके लिए मैं अपनी, चलिए अगर आज तक बहरहाल जो उसको आजकल जो इंफॉर्मेशन एक्ट में मांगा गया वो नहीं दिया गया महोदय, इसको जांच करना चाहिए। जी महोदय, झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ आप लोग बोलते रहे। आपस में बात न करें, अब महोदय बात आती है, प्लीज। अब मैं बात आती है महोदय उसी बात पर। हमारे हरदीप पुरी जी एक कोट बाबा साहब का वो कर चुके हैं, वही तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस करती रही है। आर्टिकल 370 महोदय, आर्टिकल 370 पर दलितों को क्या फायदा हुआ? आर्टिकल 370 बाबा साहब नहीं चाहते थे। बाबा साहब शेख अब्दुल्ला की बात मानने को तैयार नहीं थे, और उनका एक कोट है महोदय, एक कोट हमारे हरदीप पुरी जी कह चुके हैं, मैं दूसरा कोट उनको ले रहा हूँ। यू विश इंडिया शुड प्रोटेक्ट योर बॉर्डर्स, शी शुड बिल्ड रोड्स इन योर एरिया, शी शुड सप्लाई योर फूड ग्रेन्स, and Kashmir should get equal status as India. Government of India should have only limited powers, and Indian people should have no rights in Kashmir. To give consent to the proposal would be a treacherous thing against the interest of India, and as a law minister of India, I will never do it. Unquote. ये था बाबा साहब ने कहा था 370 के बारे में, लेकिन इन्होंने 370 कैसे किया? बाबा साहब के अंश में ये काम दिया गया श्री एन गोपाला स्वामी अय्यर को, अयंगर साहब कभी कश्मीर में वो प्रधानमंत्री रह चुके थे, और उन्होंने ड्राफ्ट किया, और जो बाबा साहब नहीं चाहते थे वो हुआ, और इस तरह से आर्टिकल 370 आया, 35A आया, कहा गया था टेम्परेरी है, लेकिन वो लगातार चलता रहा। उसका खामियाजा सबसे ज्यादा दलितों ने भुगता है सभापति महोदय। 1957 की बात है, बख्शी गुलाम मोहम्मद कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जो होते थे वो प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे, और जब उन्होंने बख्शी गुलाम मोहम्मद उन्होंने बात किया प्रताप सिंह कैरो साहब से जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कैरो साहब हमारे यहाँ सफाई कर्मी नहीं हैं, हमें चाहिए क्योंकि हमारा कश्मीर स्वर्ग से नर्क बनता जा रहा है। उस समय प्रताप सिंह कैरो साहब ने कहा कि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्होंने आश्वासन दिया तो आश्वासन देने के बाद सभापति महोदय वहां से 262 परिवार गुरदासपुर और अमृतसर से गए, और वो उनको देना चाहिए था परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, लेकिन उनको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। और जो 35A लागू हुआ उसके तहत ये था कि उनकी संतति, उनके बच्चे चाहे वो PhD कर लें, उनको नौकरी मिलती थी केवल स्वीपर की, सफाई कर्मी की। वो कश्मीर के बाहर तो IAS IPS हो सकते थे, लेकिन कश्मीर के कानून के अनुसार वो केवल सफाई कर्मी हो सकते थे। तो सबसे ज़्यादा अत्याचार तो इन्होंने भुगता, और उसके बाद जब ये 370 हटा है महोदय, तब जाकर उनको न्याय मिला है। आज भारत का कानून वहाँ लागू हुआ है, नहीं तो वहाँ पर अलग संविधान, अलग निशान, अलग प्रधान। उसी पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं चलेंगे। और उसको मैं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को साधुवाद देता हूं कि जो कलंक था इसको 2019 में जो इसको 370 को हटा करके दिया, तो इसमें बाबा साहब की आत्मा भी प्रसन्न हुई होगी कि वो नहीं चाहते थे और वो चीज़ हुआ।
उसको किया गया। अब मैं आता, इन्होंने कहा आरक्षण के बारे में। पंडित नेहरू ने 1961 में लिखा था कि उन्हें आरक्षण पसंद नहीं है। ये सबको मालूम, हालांकि उसको अभी लिपापोती करने की कोशिश की गई। चलिए हम छोड़ते हैं। महोदय, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, 1920 में बनी थी। BHU बनी है 1916 में। दोनों का एक्ट एक है, केवल हिंदू और मुस्लिम सब अलग है। उस यूनिवर्सिटी ने आज तक दलितों को, बैकवर्ड्स को, अब तो 10% सब सामान्य जाति का और रिजर्वेशन नहीं दिया गया। और उसका पर एक मोहम्मद बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 67 का जजमेंट है। 7 जजेस के सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि आपको रिजर्वेशन देना नहीं पड़ा गया, लेकिन कांग्रेस की दादागिरी में वहाँ पर आरक्षण नहीं दिया गया, जो संविधान प्रदत्त अधिकार था। और जब नहीं दिया गया और उसके बाद चलता रहा, फिर 1980 में मिसेज गांधी पावर में आती हैं। उन्होंने मुस्लिम्स को कहा कि उसका हम आपको अधिकार देंगे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का। महोदय, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बदल दिया 1981 में, और आज BHU रिजर्वेशन देता है। वो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी ना होते हुए भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दलितों को आरक्षण नहीं देता है, बैकवर्ड को नहीं देता है। तो एक तरफ मोदी जी कानून बनाकर 370 हटाते हैं, CA हटाते हैं, सबसे ज़्यादा उसमें लाभान्वित होते हैं दलित। नागरिकता जितनी मिली है 70 से 75% दलित, और कांग्रेस कानून बनाकर दलितों का हक छीनती है, उनके रिजर्वेशन छीनती है। तो महोदय, इसके बाद मोदी जी ने क्या किया? बाबा साहब को सम्मान देने के लिए पंचतीर्थ बनाया। वो पंचतीर्थ मुझे भी मौका मिला, मैं संविधान दिवस पर गया था 26 अलीपुर रोड, बॉम्बे गया था, चैत्य भूमि गया था, दीक्षा भूमि गया था। उन कुछ को कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। बाबा साहब के देहांत के बाद उनको भारत रत्न की बात तो सोचा नहीं इन्होंने। इंदिरा जी ने खुद को दे लिया भारत रत्न, नेहरू जी ने खुद दे लिया। उसके बाद जब बीजेपी के समर्थन में गवर्नमेंट आई, तब जाकर 1990 में 31 मार्च को बाबा साहब को भारत रत्न मिल पाया। अभी थे महोदय, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। इसके बाद आती है भारत रत्न तो दूर, सेंट्रल हॉल में जहाँ हम ही लोग बैठते, तब तक वो संविधान सभा है, वो सदन है, वहाँ बाबा साहब की फ़ोटो तक नहीं थी। और बाबा साहब का फ़ोटो जो है, मैं टाइम से ख़त्म करूँगा सभापति महोदय, और वहाँ पर भारत रत्न तो दूर, बाबा साहब की फ़ोटो लगना इनको नागवार लगता था। जब बाबा साहब की फ़ोटो लगने की बात आई, तो हमारे कांग्रेसी भाई कहते थे दीवार पर जगह नहीं है। तो BP सिंह साहब ने कहा था दिल में जगह रखो, दिल में जगह रखो, बाकी जगह तो अपने आप बन जाएगी। और तब जाकर के बीजेपी के सपोर्ट से तब जाकर सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का चित्र लग पाया। अब महोदय आता है संविधान दिवस, मुख्य रोल रहा बाबा साहब का बनाने का। उसके बाद मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की बाबा साहब को सम्मान देने की। और लेकिन यहाँ पर वो नहीं होता था। लेकिन जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने 26 नवंबर 2015 से शुरुआत की संविधान दिवस की, और तब से ये संविधान दिवस ये बाबा साहब का सबसे बड़ा सम्मान है। और ये तो बाबा साहब की उसको जो निशानियाँ थीं, जो बाबा साहब के विचार थे, उसको मिटाना चाहते हैं। लेकिन सभापति महोदय, एक मैं नेचर का प्रेमी हूँ। अगर किसी आप डाल को काट दें तो उसमें स्ट्रेस पैदा होता है, और जब स्ट्रेस पैदा होता है तो उसके बड जो रहती हैं खाल के नीचे, वो तेजी सूखती हैं, बहुत तेजी से उसमें डालियां निकलती हैं, सबसे ज्यादा निकलती हैं। थैंक यू प्रधान जी, थैंक यू। लेकिन बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और बाबा साहब का विचार पूरे दुनिया में अमर रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात मैं समाप्त करता हूं महोदय। ठीक आपके समय में मैं समाप्त करता हूं, और फिर संविधान निर्माता बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री कपिल सिब्बल, 10 minutes. I consider it a great privilege, sir, to intervene in this debate as we celebrate
75 magnificent years of our Constitution. And while I respect the views of all the members, distinguished members on both sides,